अब आपने तैयारी है, वो कैसे पढ़ना चाहिए, क्या है, सारी आपकी तैयारी है। अब आपको मान लो आपका पेपर है, वो पेपर होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया था कि पेपर से एक महीने पहले कैसे तैयारी करनी है। आपको मैंने अलग अलग डेज है उनमें डिवाइड किया था, वैसे ही आप इसमें कर सकते हो सारी की सारी चीजें। हम केवल जो एग्जाम हॉल में जब जाओगे आप, तो आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे एक इफेक्टिव आंसर है वो लिखना है। क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करता है ना, वो यही देखता है कि कौन कितना बेहतर आंसर लिखता है। तभी तो आपने देखा होगा जितने भी आईएएस होते हैं या आरएएस होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना, उनकी कॉपियां है वो दिखाई जाती है, ताकि स्टूडेंट ये समझ सके कि हाँ, जो भी बेहतर आंसर है वो कैसे लिखा जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर से मिला हूं जो आईएएस की, आरएएस की, इनकी कॉपियां है वो चेक करते हैं। मैंने उनसे पूछा भी है कि सर क्या क्या आप चीजें देखते हो। मेरा भी कॉलेज में काफी अनुभव है, यूनिवर्सिटी में काफी अनुभव है कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स है, क्या क्या आंसर लिखते हैं, हम क्या क्या चीजें देखते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स है उनका भी काफी अनुभव, वो सारी अनुभव है वो यहाँ पर यूज लिया गया है। और उसमें एक ही चीज देखी गई है कि आपको टीचर नहीं जानता है, आपकी कॉपी है वही आपकी विजिटिंग कार्ड है। तो आप उसमें कितना बेहतर लिखते हो, कितना इफेक्टिवली लिखते हो, वो सारी की सारी चीजें हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है किस तरीके से लिख सकते हो। हम केवल उनको जज करते हैं, और ये जज करते हैं कि क्या इस एग्जाम के आप लायक हो या नहीं हो। अगर आप लायक हो तो उसमें प्रश्न में जो मार्क्स है वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। और हमें लग जाता है कि हाँ, ये आंसर गलत है या ऐसा नहीं है, तो फिर वहां पर, क्योंकि आपने जो तैयारी की है ना, उसका पूरा पूरा पता चल जाता है आपकी कॉपी देखने पे कि आपने किस तरह की तैयारी की है और किस माइंडसेट के साथ में तैयारी की है। जलेबी जैसे गोल इस तरीके से उलझा हुआ माइंड के साथ में तैयारी की है, या सच में ही आप इस एग्जाम के लिए ही बने हुए हो। ये एग्जाम इसीलिए कंडक्ट हुआ है ताकि आपका सिलेक्शन हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हम देखते हैं, उसमें से मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं कि एक बेहतर आंसर है वो कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है। तो जैसे आपको सबसे पहले मेन एग्जाम में आप जाते हो, आपको पेपर है, क्वेश्चन पेपर है वो दे दिया जाता है। तो थोड़ा सा यहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट होता है। मैंने आपको सब्जेक्टिव जो था, ऑब्जेक्टिव पेपर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको राउंड करने हैं, 3 राउंड है। उसमें आपको पेपर है वो सोल्व करना है। और पहले राउंड में इजी प्रश्न करने हैं, दूसरे राउंड में थोड़े से हार्ड, और तीसरे राउंड में जो सबसे हार्ड होते हैं वो प्रश्न करने हैं। और मैंने ये कहा था कि जैसे जैसे आपको पूरे पेपर को एक साथ नहीं पढ़ना, ये मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव जो पेपर था उसमें। मैं आपको ये कहूंगा कि यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने की वजह से एक बार हल्का सा सारे के सारे प्रश्नों को देख सकते हो। और सबसे पहले उस प्रश्न को करना है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं वो सीरियल वाइज करने की कोशिश करते हैं, और पहला आपका जो प्रश्न होता है ना, वो ध्यान रखना एग्जामिनर के माइंड के ऊपर छाप छोड़ता है। हम 2-3 प्रश्न देखने पे ये पता लगा लेते हैं कि इस स्टूडेंट का लेवल क्या है और इसको कितने नंबर देने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे आपको पेपर दिया जाए, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेगी, पूरे के पूरे पेपर को पढ़ लेना है आपको। और सबसे पहले उस प्रश्न को करना है जो प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से आता हो और आपको लगता है कि मैं इस आंसर को सबसे बेहतर लिख सकता हूं। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ध्यान रखना। पता लग जाता है कि इस स्टूडेंट को कितने, 2-3 प्रश्नों में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस स्टूडेंट को आगे कितने नंबर देने हैं और इसके कितने नंबर आना है। और सच में ही चाहे आप उनको पूरा पढ़ोगे, कैसे भी करोगे ना, तो भी आपके उतने ही मार्क्स आने हैं। बहुत ही मेहनत से टीचर है, साइकोलॉजिकल आप लोगों को जान के, और उसके बाद में वो कॉपियां हैं वो चेक करते हैं। और 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स आते हैं जितने हम शुरू में हमें लगता है कि हाँ, इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स है, वो आ सकते हैं। क्योंकि उसका आंसर लिखने का तरीका, बहुत सारी चीजों का उसका पता लग जाता है। अब आपको एक इफेक्टिव आंसर है, उसको अगर आपको लिखना है तो वो कैसे लिखना है, वो सारी मैं बातें आपको बता रहा हूं। एक इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए कुछ मैंने यहां पर पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें एक एक पॉइंट को मैं यहां पर एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि क्या लिखूं, यानी प्रश्न की सीमा क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट को यह नहीं पता होता है कि मुझे इसमें कितना आंसर लिखना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं
जो पूछा गया 3 नंबर का, लेकिन अपना ज्ञान दिखाने के लिए उसको 2 पेज का लिख के आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखो कि पर्टिकुलर जो प्रश्न है वो कितने नंबर का है। वो 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, 15 नंबर का है या 20 नंबर का है। वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उस प्रश्न में क्या पूछा गया है। ध्यान रखना, एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आपको एक्स्ट्रा क्या आ रहा है। एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है कि इस प्रश्न को जब पूछा गया है उसका आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर 20 मार्क्स का वो प्रश्न है तो 20 मार्क्स जितना लिखो, 15 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स जितना लिखो। एक आपको आइडिया होता है इसमें इतना लिखना इतना लिखना है। 10 मार्क्स का है तो 10 के अकॉर्डिंग लिखो, 5 मार्क्स का है तो 5 के अकॉर्डिंग लिखो, अगर 3 नंबर का है तो 3 के अकॉर्डिंग लिखो, 2 नंबर का है तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग लिखो। सिर्फ और सिर्फ उतना ही आंसर लिखो जो एग्जामिनर आपको पूछ रहा है, पेपर में पूछा गया है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। कई स्टूडेंट्स की ये सोच होती है कि मैंने अगर कॉपियां भरी तो मेरे ज्यादा नंबर आएंगे। ये बहुत गलत बात है। कॉपियां भरने वालों के ज्यादा नंबर, आपने अगर सही तथ्यों के साथ में लिखा है तो ज्यादा भरने की जरूरत नहीं होती है। और आजकल तो ये सिस्टम आ गया है, पता आप लोगों को, कि एक प्रश्न के लिए केवल उतना ही पेज दिया जाता है या कॉपियां लिमिट कर दी गई है कि इससे ज्यादा कॉपी नहीं मिलेगी आपको। तो ज्यादा भरने वालों को मतलब अति सर्वत्र वजहते एग्जामिनर आपकी फालतू की बकवासबाजी पढ़ने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसको नहीं मतलब है कि आपको बाकी चीजें कितनी आ रही है। आप ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हो जो आपको लिखनी नहीं है, वहां पर उस प्रश्न में पूछा भी नहीं गया है, फिर भी लिख रहे हो। आप सोच रहे हो मैं अपना नॉलेज दिखाता हूं, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। याद रखना स्टूडेंट, एग्जामिनर खुश नहीं होता है। वो जो कॉपी चेक करता है ना, वो खुश नहीं होता है, क्योंकि आप फालतू की चीज लिख रहे हो। उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू की चीज पढ़ने में। केवल और केवल उतना ही आंसर दो, फिर कह रहा हूं, केवल और केवल उतना ही आंसर दो जितना उस प्रश्न में पूछा गया है, उससे ना ज्यादा कम और ना ही उससे ज्यादा। आपको कम और ज्यादा उससे नहीं, उतना ही जितना उसमें आंसर आपको पूछा गया है। देख लो, 20 नंबर का पूछा गया, 10 नंबर का पूछा गया, 5 नंबर का पूछा गया, 3 नंबर का, 2 नंबर का, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। फालतू की बकवासबाजी कुछ भी नहीं लिखना है। कॉपियां नहीं भरनी है कि ज्यादा कॉपियां भरने से आंसर आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितना पूछा गया है उतना ही लिखो, टू द पॉइंट लिखो, बहुत ही स्वीट लिखो उस चीज को कि क्या क्या पूछा गया है, सारी की सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो क्या लिखूं, यानी प्रश्न की सीमा क्या होनी चाहिए, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाएगी कि उसकी सीमा क्या होनी चाहिए और वो कितना आपको उसका बड़ा आंसर है वो आपको लिखना है। फालतू में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ध्यान रखना, वही लिखना है जो आपको पूछा गया है उस प्रश्न में। अब इसी में अगला पॉइंट आता है कि प्रश्न की भाषा क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, भाषा 2 तरीके से है। एक तो लैंग्वेज कि आपने हिंदी मीडियम चूज किया या इंग्लिश मीडियम चूज किया है, तो वो आपने पहले एग्जाम जब फॉर्म भरते हो उस टाइम पे चूज करते हो कि आप कौन से मीडियम में आप में देना चाहते हो। तो जो भी मीडियम है उस मीडियम में आपको लिखना है। और दूसरा कि जो लैंग्वेज लिखते हो ना, वो बहुत ही स्वीट होनी चाहिए। स्वीट का मतलब ऐसी होनी चाहिए, उस भाषा को आपको ऐसा लिखना चाहिए कि पढ़ने वाला वो मंत्र मुग्ध हो जाए, एक तरीके से उसको लगे कि इस स्टूडेंट ने सच में ही इसका आंसर बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो नहीं होना चाहिए, और भाषा से रिलेटेड मिस्टेक्स है वो नहीं होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। कई बार अगर ह्यूमन एरर है होती है, ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हर जगह पे इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कि लगे कि हाँ यहां पर मिस्टेक्स हो रही है। मतलब एग्जामिनर को देखते ही वहां पर अगर ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा क्या है, इसको इतना ही नहीं पता है, तो फिर वहां पर आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो जो आपकी भाषा है उस भाषा में आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको लगना चाहिए कि इस स्टूडेंट ने कितनी अच्छी लैंग्वेज लिखी है। और ये तब होगी चीजें जब आप इनके बारे में विचार करोगे। जब आप पढ़ रहे हो ना, उसी टाइम पे ये सोचोगे कि मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप जब आंसर लिख रहे होते हो ना, तो हर बात का ध्यान रखोगे।
अदरवाइज ज्यादातर स्टूडेंट बिना सोचे समझे आंसर लिखते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या ले रहते हैं, इस वजह से कम मार्क्स आ रहे हैं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है एग्जामिनर की, वो तो सबको उसके लिए बराबर है, बट आपकी कॉपी देख के पता लगाते हैं हाँ आपको कितने मार्क्स देने हैं, जबकि आपने पढ़ाई की है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी वो आंसर सही नहीं लिखते, इस वजह से ऐसा होता है। मैं कहता हूं यूट्यूब पे खूब ढूंढो कि एक इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए हमें और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और अपने टीचर्स होते हैं उनसे पूछो कि सर इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम मतलब टीचर है वो जब आप एग्जाम लेते हो, टीचर से भी कहूंगा कि जब एग्जाम लेते हो तो उस टाइम पे आपको बताना चाहिए कि क्या क्या कैसे आंसर लिखा जाता है। या स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं, तो फिर पूछो टेस्ट होने के बाद में कि सर कि इसका बेहतर आंसर कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है तथ्य। तथ्य का मतलब ये हो गया कि जहां पर आपको लगता है तथ्य देके प्रमाणित करना है तो आपको उसकी तथ्य देके प्रमाणिकता करनी चाहिए। ये अलग अलग सब्जेक्ट में अलग तरीके से होती है। जैसे अगर मैथमेटिक्स है तो उसमें अलग तरीके से प्रमाणित होता है। अगर कोई और सब्जेक्ट है जहां पर भी आपको तथ्य देना है और ये सिद्ध करना होता है कि हां ऐसा इसलिए होता है, तो आपको वो तथ्य देना चाहिए। और ये उन प्रश्नों में होता है जिनमें थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना होता है, 10 नंबर का या 15 नंबर का जो मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें लिखना होता है। ये तथ्य से प्रमाणित करना पड़ता है कि हाँ ये चीज मैं बोल रहा हूं और वो किस बेसिस पे बोल रहा हूं, वो मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं। तो जो जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं या जिनका आंसर लंबा लिखना होता है, हमें उनको तथ्य के अनुसार है वो बताना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है सारा का सारा। अगला पॉइंट आता है वो आता है रूपरेखा। एक आउटलाइन क्या है, हर प्रश्न की एक रूपरेखा होती है। तो आपको जब प्रश्न पूछा गया है तो आपको सोचना चाहिए कि इस प्रश्न में मुझे क्या लिखना है। आपकी एक जो लैंग्वेज है वो क्रमबद्ध तरीके से बंधी हुई लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब पहला पैराग्राफ है तो हाँ उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में तीसरा, तो एक दूसरे से वो लिंक होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे जो प्रश्न है उसकी जो रूपरेखा है उसके शुरू में क्या लिखना है, उसके मध्य भाग में क्या लिखना है और लास्ट में मुझे क्या लिखना है। ये प्रश्न को पढ़ के और उसके बाद में आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको क्या क्या लिखना है। तो हर प्रश्न की रूपरेखा होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि उसमें क्या क्या ऐसी चीजें लिखूं मैं ताकि इसका आंसर और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सके। और ये सारी चीजें जब आप पढ़ रहे होते हो तभी आपको ये सारी चीजें वो सोचनी है कि इसमें ऐसा क्या क्या लिखूं मैं, इसमें ऐसी क्या क्या चीजें आनी चाहिए ताकि जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर कंप्लीट लगे। अब अगला पॉइंट आता है कि प्रश्न का उत्तर पैराग्राफ में या बिंदुओं से दें, किस में दें। ध्यान रखना कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर या तो आप पैराग्राफ में दे सकते हो या आप उसका बिंदु में उत्तर दे सकते हो। मेनली जो पैराग्राफ में आंसर देते हैं वो जितने भी एनालिटिकल टाइप के होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, और जो फैक्चुअल होते हैं उनके प्रश्न है वो बिंदु में दिए जाते हैं। ये आप प्रश्न देख के पता लगा लोगे कि हाँ हमें उत्तर है वो पैराग्राफ में देना है या हमें बिंदु में देना है, या दोनों में भी दे सकते हो। आप दोनों में भी दे सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, एक तो पैराग्राफ वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं पैराग्राफ छोड़ते ही नहीं है, वो उनकी स्टोरी चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। ध्यान रखना आपको हर प्रश्न में पैराग्राफ बनाने हैं, पैराग्राफ होने चाहिए। अगर बिंदु की जरूरत है तो बिंदु भी होने चाहिए। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है वो अगर बिंदु में आपको समझाना है तो उसको बिंदु में भी समझाना चाहिए। ये क्वेश्चंस की वहां पर किस तरह का प्रश्न पूछा गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पैराग्राफ में उत्तर देना है या बिंदु में उत्तर देना है या दोनों में देना है। मैं कहूंगा जहां पर बिंदु की जरूरत है वहां पर बिंदु में उत्तर देना चाहिए, पॉइंट्स में देना चाहिए। पैराग्राफ में वहां पैराग्राफ में देना चाहिए। दोनों की जरूरत है वहां पर दोनों में देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि पैराग्राफ छोड़ो नहीं आप और लगातार ही चलते रहो। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाना, ध्यान रखना बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसका पढ़ने का मन करेगा। इसलिए आप आंसर है वो दोनों में दे सकते हो या क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आपको आंसर देना है। लेकिन आंसर उतना ही देना है जितना पूछा गया है आपको, उससे ना ज्यादा ज्यादा और ना ही उससे कम आपको आंसर देना है। आता है
सबसे पहले कौन सा प्रश्न करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये कंफ्यूज रहते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सीरियल वाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे पेपर दिया, पहला करूंगा, दूसरा करूंगा, तीसरा करूंगा, चौथा करूंगा, पांचवा करूंगा, ऐसे। ठीक है ना। कई पहला कहां कर दिया, दूसरा, मतलब कुछ पता नहीं होता है। ध्यान रखना, इसीलिए बोला था सबसे पहले कंप्लीटली पेपर को आप पढ़ो, और कंप्लीटली पेपर को पढ़ने के बाद में सबसे पहले उस प्रश्न को करो जो आपको सबसे अच्छा आता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आता है उसको सबसे आपको पहले करना है, और जो सबसे लास्ट में जो बेकार आता है आपको उसको सबसे लास्ट में करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको मान लो पहला प्रश्न पूछा गया है, अगर आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, वो आपको आ रहा है, अब उसमें भी क्या होता है, सब पार्ट्स होते हैं। उस जो वो प्रश्न है, उस प्रश्न में भी क्या होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। उस प्रश्न में भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 नंबर प्रश्न है, उसमें ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्ट हो गए। या हो सकता है एक इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर प्रश्न और 4 नंबर, हो सकता है ऐसे आ जाए। अब यहां पर क्या करता है स्टूडेंट, बहुत बड़ी गलती करता है। वो क्या करता है कि 1 नंबर प्रश्न है, उसका 1 और 2 नंबर पार्ट तो यहां कर दिया, और उसके बाद में 3 और 4 नंबर पार्ट यहां ना करके कहीं और कहीं कर रहा है। अब एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, भाई इसने 2 पार्ट तो कर दिए, ये कहा। जब वहां आगे देखेगा तो सोचेगा पता नहीं ये कौन से का आंसर है, और वहां पर वो सही भी मेंशन नहीं करता है कि पहले प्रश्न का आंसर है क्या है। ध्यान रखना कि अगर पहला प्रश्न है तो आप पहला प्रश्न है उसको सही से मेंशन करो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, और 1 में भी ये कौन से का आंसर है, ये पहले का आंसर है। ये सही सही लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आपको जो प्रश्न सबसे सही आ रहा है उस प्रश्न को आपको सबसे पहले करना है, उसके हर पार्ट को सही सही मेंशन करना है। और जो पार्ट्स में है, अगर 4 पार्ट है तो एक साथ चारों पार्ट का आंसर दो। आप बीच में 2 का दे देते हो, 2 का बाद में दे देते हो, क्यों भाई? जितना भी आ रहा है उसका आपको एक साथ में आंसर देना है, क्योंकि इससे एग्जामिनर को थोड़ा सा दिक्कत होती है वो आंसर ढूंढने में। फिर मूड होता है वो थोड़ा सा ऑफ होता है, उसको लगता है और आगे पता नहीं आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। इसलिए हमेशा जो आपको आंसर देना है वो आपको एक साथ आंसर है वो देना है, जो भी प्रश्न आपको आ रहा है उस प्रश्न को। उसके बाद में है प्रश्न संख्या एवं उसके पार्ट्स को सही सही एवं साफ साफ लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो आंसर लिख रहे होते हैं कॉपी में, हकीकत बता रहा हूं, मुझे कई बार आंसर पढ़ के और उसके बाद में देखना पड़ता है कि ये इस प्रश्न का आंसर होगा। इतने ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर ही सही नहीं लिखते हैं। आधा आंसर यहां लिख दिया, आधा कहीं और लिख दिया, आधा कहीं और लिख दिया। कैसे मार्क्स आ सकते हैं बताओ आप? आपने प्रश्न नंबर ही सही नहीं लिखा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी प्रश्न कर रहे हो उस प्रश्न को वहां पर नंबर है वो आपको सही सही लिखना है। जहां पर जरूरत है वहां पर उसके पार्ट्स ए बी सी डी जो भी है उन पार्ट्स को है तो वो सही सही आपको लिखना है। और यहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं वो गलती करते हैं, तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जिससे आप अपना आंसर और बेस्ट लिख सकते हो। और जिनके मार्क्स ज्यादा आते हैं वो इन हर बातों का ध्यान रखते हैं, और आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप इन चीजों को फॉलो नहीं करो, यहां पर गलतियां कर रहे हो आप बहुत सारी ऐसी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेन किस रंग का उपयोग में ले। ध्यान रखना, आपको या तो ब्लू पेन है वो यूज लेना है या ब्लैक पेन यूज लेना है। लिखना आंसर है तो ब्लू पेन से लिखा करो, आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट इतने कलर यूज ले लेते हैं ना, ध्यान रखना, केवल और केवल आपको 2 ही पेन यूज लेने हैं, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन। जहां जरूरत हो वहां ब्लैक पेन से लिख सकते हो, आप हेडिंग वगैरह जो भी है इस तरह का लिख सकते हो, लेकिन बाकी आपको ब्लू पेन है वही यूज लेना है। कई स्टूडेंट है वो पिंक पेन यूज ले लेते हैं, रेड पेन यूज ले लेते हैं या ग्रीन पेन यूज ले लेते हैं। ध्यान रखना, बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, बहुत गलत कर रहे हो। आप क्या सोचते हो कि वो चीजें दिखाने के लिए, नहीं, उससे कुछ नहीं दिखता है। जो रेड पेन होता है वो तो कॉपी चेक करने के लिए यूज लेते हैं,
तो आपको केवल और केवल ब्लैक पेन या ब्लू पेन है वही यूज लेना है, तीसरा कोई पेन है वो यूज नहीं लेना है। आपको अगर कोई हेडिंग है तो उसको ब्लैक पेन से लिख सकते हो या ब्लू पेन से लिख के और उसके बाद में ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो, बस ये सफिशिएंट है। विशेष ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं, आपको केवल दो ही पेन है वो यूज लेना है। अब आता है प्रस्तुतिकरण, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। आंसर लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं मैं इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपके अगर जो भी मार्क्स आ रहे हैं ना वो आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से आ रहे हैं। आप किसी भी चीज को कैसे प्रेजेंट करते हो उसी से आपके मार्क्स है वो आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पनीर की सब्जी बनाई, ठीक है, और मेहमान है और उनको पनीर की सब्जी अगर बनाई और उसको आप उनके सामने परोस ढंग से नहीं रहे हो, मतलब कटोरी में या कुछ इस तरीके से, या जो भी एक तरीका होना चाहिए खाना परोसने का, वैसा आप प्रॉपरली अगर नहीं कर रहे हो तो क्या अच्छा इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। वही सब्जी अगर आप कटोरी में और एक जो प्रॉपर तरीका होता है मेहमान को खाना खिलाने का, उस तरीके को फॉलो कर रहे हो आप, प्रेजेंटेशन का आपका सही सही जो भी तरीका होता है खाना परोसने का वो अगर फॉलो कर रहे हो तो मेहमान कितना खुश होगा। यही बात है वो यहां पर फॉलो होती है। आपने आंसर ठीक है, जो भी आप सही प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो क्या आपके मार्क्स आएंगे? नहीं आएंगे। आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसको इतना अच्छा रिप्रेजेंट करो, इतना अच्छा रिप्रेजेंट करो कि हम मजबूर हो जाए कि हाँ इस बच्चे को तो मार्क्स देने हैं। और ये प्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है हिस्ट्री का अलग होता है, ज्योग्राफी का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, ठीक है ना। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन हर का प्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका है। आप सोचना, जब पढ़ रहे हो तब सोचना कि इस क्वेश्चंस जो ये अगर टॉपिक है इसका क्वेश्चन बन जाए तो मैं इसको आंसर को कैसे प्रेजेंट करूं। ध्यान रखना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या करो। अगर आप किसी भी चीज को पिक्टोरियल समझा रहे हो, मतलब बहुत सारी बातें हैं लेकिन उसको अगर शॉर्ट में बता रहे हो और पिक्चर के थ्रू बता रहे हो तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जितना ज्यादा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जितना ज्यादा चार्ट से समझाओगे, जैसे अगर चार्ट की कोई चीज है उसका अगर आप पूरी कहानी लिखने लगो तो हो सकता है 20 पेज भर जाए, लेकिन उस 20 पेज की चीज को आपने अगर एक पेज में समझा दिया तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। प्रेजेंटेशन को देख के ही ये पता लगाते हैं कि इसको कितने मार्क्स देने, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न के लिए, हर जो प्रश्न है उसके लिए सोचा करो कि इसको ऐसा कैसे प्रेजेंट करूं कि ये आंसर है सबसे बेस्ट बन जाए। और हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रेजेंटेशन करने का अलग अलग तरीका होता है। वो आप कौन से सब्जेक्ट से हो उससे आपको सीखना है। अगर कोई भी जैसे ज्योग्राफी का है तो वहां पर जो भी ग्राफ बनते हैं सारे के, जो ज्योग्राफी के अंदर पूरा का पूरा जो ग्राफ बनते हैं उनके थ्रू आप चीजों को समझा सकते हो, या अगर कोई चार्ट बनता है तो चार्ट के थ्रू आप चीजें समझा सकते हो। तो जो भी है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको चीजों को समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, आपको आना चाहिए। ये चीज हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सीख सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग। या जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स को उसको कैसे रिप्रेजेंट करना, सारा का सारा सारी चीजें वो मैथमेटिक्स वाला जानता है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस आंसर को आपको प्रेजेंट करना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कितने प्रश्न करें एवं क्या छोड़े। फ्रेंड्स, मैं तो कहूंगा सारे प्रश्न करो ना। 3 घंटे का टाइम है ना, क्योंकि पेपर तो 3 घंटे में, प्रश्न तो उतने आते हैं जितने 3 घंटे में पूछे जाने। प्रश्न तो उतने ही आएंगे जितने 3 घंटे में पूछे जाने। मैं तो कहता हूं सारे प्रश्न करो ना। ये सोचते हो कितने प्रश्न करें। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मैं कहूंगा सारे प्रश्न करने हैं। स्टूडेंट क्या करता है, पहले प्रश्न में दूसरे प्रश्न में ज्यादा टाइम दे देता है और बाकी प्रश्नों में कम टाइम होता है, छूट जाता है। इस वजह से होता है, टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से उसके आंसर है वो छूटते हैं। अगर आपने सोच लिया पहले प्रश्न में मुझे इतना टाइम देना है, इस प्रश्न में मुझे इतना टाइम देना है, तो आप जब पेपर पढ़ रहे होते हो ना तो उसी टाइम पे आप ये मेंशन कर लो कि इस प्रश्न में मैं इतना मिनट दूंगा, इसमें इतना दूंगा, इसमें इतना दूंगा, इसमें इतना दूंगा। आपको उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। और आपने अगर एक टाइम लिमिट ले ली कि इस प्रश्न को मैं इतना इतना ही टाइम दूंगा, तो ध्यान रखना आपकी स्पीड आंसर लिखने की बहुत ज्यादा होगी और आपके मार्क्स भी है वो बहुत ज्यादा आएंगे। आपने अगर एक प्रश्न, पहले प्रश्न को अगर मान लो 20 मिनट ज्यादा दे दी
तो मैक्सिमम कितने नंबर ज्यादा आ सकते हैं आपके? 1 2, लेकिन आपने 20 नंबर का एक प्रश्न छोड़ दिया। सोचो आपने 20 मिनट ज्यादा दे दी, 2-3 नंबर ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन 20 मिनट के चक्कर में आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया। ये कहीं की समझदारी है? इसलिए हर प्रश्न के आगे आपको लिख देना है कि इस प्रश्न में मुझे इतना टाइम देना है, इसमें इतना देना है, इसमें इतना देना है, और उसको उतना ही टाइम देना है। आपकी स्पीड है उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपको कोई भी आंसर है, जो क्वेश्चन है, उसका आंसर छोड़ना नहीं है। कोशिश यही करना है कि हर प्रश्न का आपको आंसर देना है। नेक्स्ट जो है वो है कि एग्जाम में लिखने की स्पीड क्या होनी चाहिए? एग्जाम में लिखने की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप हर प्रश्न का आंसर दे सको। इतनी स्पीड होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा कि आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और ना ही बहुत कम कि कछुए की चाल चल रहे हो आप, और उसके बाद में आपका आंसर है, बहुत सारे आंसर है वो छूट जाते हैं। नहीं, आपकी एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए कि ताकि कंप्लीटली पेपर है वो हो जाए। ये स्पीड तभी हो सकती है जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते हो, तभी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। आप सोचो मेन एग्जाम में लिख लूंगा, हाथ दुखने लग जाएगा, नहीं होगा। इसलिए पहले प्रैक्टिस है वो इसकी जरूरी है। अगला है हैंड राइटिंग। फ्रेंड्स, आपकी हैंड राइटिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर जो भी पढ़ता है उसको समझ आनी चाहिए। अगर पढ़ने वाले के समझ ही नहीं आ रही है तो फिर बताओ उसको लिखने का क्या मतलब हुआ? इसलिए प्रैक्टिस से हैंड राइटिंग है उसको सुधारा जा सकता है, और ऐसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि जो भी एग्जामिनर है वो उसको समझ में आ सके कि आप क्या लिख रहे हो। हैंड राइटिंग अगर बेटर है तो शायद मार्क्स है वो थोड़े से ज्यादा आते हैं, और हैंड राइटिंग अगर बहुत गंदी है, टीचर को समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा है, तो वहां पर मार्क्स कटते हैं। इसलिए आपकी हैंड राइटिंग है वो ठीक होनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए, इस तरह की आपकी हैंड राइटिंग है वो होनी चाहिए। आगे कंटेंट कैसा होना चाहिए? जो भी आप आंसर लिखते हो ना, इसका कंटेंट है वो तो बेहतर से बेहतर ही होना चाहिए। कुल मिला के आपको ये सोचना है कि क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, सबसे पहले क्या लिखूं, बीच में क्या लिखूं, और उसके बाद में क्या लिखूं। और जो आंसर पूछा गया है, आपको प्रश्न में जो आंसर पूछा गया केवल वही इंफॉर्मेशन देनी है, बाकी इधर उधर की आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि एग्जामिनर इस बारे में कोई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो कुछ ये चीजें मैंने आपको बताई है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिनको आपको ध्यान में रखना है। और जब आप आंसर लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अपने टीचर्स है उनसे पूछो, अपने सीनियर्स है उनसे पूछो, यूट्यूब है उस पर भी आप देख सकते हो कि और बेहतर आंसर है वो कैसे लिखा जा सकता है। कुछ जो चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको ध्यान से सुना है तो मैं गारंटी लेता हूं जब वो पढ़ रहा होता है ना, आज से वो सोचने लग जाएगा मुझे कैसा आंसर लिखना है, और वो बेहतर से बेहतर आंसर लिख पाएगा इन पॉइंट्स को अगर वो फॉलो करता है तो। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने की और सब्जेक्टिव प्रश्न करने की कंप्लीटली रणनीति थी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर बताऊं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अगर आप फॉलो करते हो, स्मार्ट तरीका फॉलो करते हो, तो आपका एग्जाम 100% निकलेगा, क्योंकि आपने मेहनत है। पढ़ना कैसे चाहिए वो आपको मैंने बता दिया, और एग्जाम कैसे देना चाहिए ये वो रणनीति है जिससे आपकी विजय होगी। आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में टॉप करोगे, और मैं ये दुआ करता हूं कि आप जितने भी ये रणनीति मैंने बताई है इससे आप मैक्सिमम चीजें हैं वो गेन करने की कोशिश करो, और बेहतर ऐसी रणनीतियां हैं वो आप बनाओ ताकि हर एग्जाम को आप टॉप करो।